नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो अपन बात करेंगे वो करेंगे भूगोल के सामान्य परिचय की, कि जो भूगोल है उसका अर्थ क्या होता है, ये जो शब्द है ये कहाँ से निकल करके आया है, या कौन सी भाषा से आया है, या कितने शब्दों से मिलकर के बना है, उन शब्दों का अर्थ क्या होता है, ये जो भूगोल शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया था, किस पुस्तक में दिया गया था, इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। जो भूगोल है इसको कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, फिर उनके बाद में जो उनकी उपशाखाएं हैं उनमें किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन जो भूगोल है उसके अर्थ की बात करेंगे। जो भूगोल है या ज्योग्राफी है उसके अर्थ की बात करेंगे। ये एक बहुत बेसिक सा टॉपिक है, लेकिन यहां से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। जो जो क्वेश्चन इसमें से बनेंगे वो मैं वहां मार्क कर दूंगा। देखो, जो ज्योग्राफी शब्द है, जो ज्योग्राफी शब्द है ये ग्रीक भाषा के ज्योग्राफिया शब्द से बना है। जो ज्योग्राफी शब्द है ये ग्रीक भाषा के ज्योग्राफिया शब्द से बना है। इसको अपन ग्रीक भाषा को यूनानी भाषा भी बोल सकते हैं, चाहे ग्रीक लैंग्वेज बोल दो चाहे यूनानी लैंग्वेज बोल दो, एक ही बात है। और किससे बना है? ज्योग्राफिया से बना है। जो भूगोल है या जो ज्योग्राफी है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। कितने शब्दों से मिलकर के बना है? दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक क्या है? जियो, और एक क्या है? ग्राफी। पहला वर्ड क्या है? जियो, और दूसरा क्या है? ग्राफी। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। चाहे अगर हिंदी में इसकी बात करें तो भू प्लस गोल, तो भू का मतलब क्या होता है? अर्थ। चाहे जियो का भी अर्थ क्या होता है? अर्थ। तो जियो का अर्थ क्या होगा? पृथ्वी। क्या होगा? पृथ्वी। और ग्राफी का अर्थ क्या होगा? ग्राफी का अर्थ होगा अध्ययन करना, अध्ययन करना या वर्णन करना। अध्ययन करना या वर्णन करना। तो जैसे ही इन दोनों वर्डों का अपने को अर्थ पता होता है तो अपने को भूगोल की डेफिनेशन क्या होती है उसका भी पता चल जाता है। तो अपन यहां से बोल सकते हैं कि पृथ्वी का अध्ययन करना या पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। अर्थ की बात करें तो पृथ्वी का अध्ययन करना या वर्णन करना क्या है? भूगोल है। अगर हिंदी में इसकी मीनिंग की बात करें तो भी वही होगी। भू मतलब क्या होगा? पृथ्वी, और इसका मतलब क्या होगा? अध्ययन करना या वर्णन करना। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले अपने को ज्योग्राफी का अर्थ जानना था, और ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का अध्ययन करना या पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल या ज्योग्राफी कहलाता है। उसके बाद में अपन ये देखेंगे कि ये जो शब्द है ये आया कहां से है या ये दिया किसने था। तो जो ज्योग्राफी शब्द है ये सबसे पहले एरेटोस्थनीज ने दिया था। जो ज्योग्राफी शब्द है वो सबसे पहले किसने दिया था? एरेटोस्थनीज ने दिया था। और एरेटोस्थनीज की एक बुक थी ज्योग्राफिया।
एरेटोस्थनीज की एक बुक थी ज्योग्राफिया, उसमें सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया गया था। और एरेटोस्थनीज महोदय ने एक और बात यहां ध्यान रखना कि एरेटोस्थनीज जो महोदय थे, इन्होंने ही भूगोल का क्रमबद्ध अध्ययन किया था। भूगोल का क्रमबद्ध अध्ययन प्रस्तुत किया। क्रमबद्ध अध्ययन प्रस्तुत किया। इस कारण इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। प्रस्तुत किया, इस कारण इस कारण एरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। भूगोल का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है, यहां से कई बार क्वेश्चन आता है कि एरेटोस्थनीज महोदय ने भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, उनकी किताब का नाम क्या था या उनकी पुस्तक का नाम क्या था? ज्योग्राफिया था। और भूगोल का सबसे पहले जो क्रमबद्ध, जो सीक्वेंस से स्टडी करने वाले जो भूगोल वेता थे, वो कौन थे? एरेटोस्थनीज महोदय थे। इस कारण ही इनको भूगोल का पिता कहा जाता है। लेकिन पृथ्वी का वर्णन इनसे पहले करने वाले कौन थे? हेकेटियस थे। देखो यहां एक चीज का ध्यान रखना, एरेटोस्थनीज से पहले जो भूगोल का वर्णन करने वाले थे, भूगोल का जो वर्णन करने वाले थे वो कौन थे? हेकेटियस महोदय थे। कौन थे? हेकेटियस महोदय थे। और इनकी भी एक बुक थी, जेस पेरियोडस। और इसका अर्थ ही क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का वर्णन। लेकिन यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि हेकेटियस महोदय ने भूगोल को क्रमबद्ध नहीं किया था। जहां से जो भी इंफॉर्मेशन मिली, जहां लिखनी थी वहां नहीं लिख के कहीं भी लिख दी। लेकिन उनका जो किताब थी जेस पेरियोडस, इनमें अध्ययन उन्होंने भूगोल का ही किया था, लेकिन क्रमबद्ध नहीं किया था। अब यहां से कंफ्यूजन क्या होता है कि इनको भी भूगोल का पिता कहा जाता है। जो हेकेटियस हैं इनको भी क्या कहा जाता है? भूगोल का पिता कहा जाता है। तो आपको यही ध्यान रखना है, अगर कोई भी क्वेश्चन है, जैसे कोई भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस हिसाब से ही बनेगा कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए, आप कमेंट करोगे, रैटजेल, रिटर, एरेटोस्थनीज और हेकेटियस। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर क्या होगा? सी। आपको यही ध्यान रखना है कि जिस क्वेश्चन में भूगोल का पिता पूछा गया है और अगर उसमें एरेटोस्थनीज ऑप्शन में है तो सबसे पहले प्राथमिकता किसको दी जानी चाहिए? एरेटोस्थनीज को दी जानी चाहिए। बाकी कोई भी नाम दे रखे होंगे, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर ये नाम है तो आंसर यही होगा। अगर ये नाम नहीं है, अगर ये नाम नहीं है और हेकेटियस है तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हेकेटियस।
आंसर क्या हो जाएगा? हेकेटियस हो जाएगा। तो भूगोल का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला एरेटोस्थनीज, भूगोल का सबसे पहले अध्ययन करने वाला हेकेटियस। हेकेटियस की पुस्तक का नाम जेस्पेरियोडस और एरेटोस्थनीज की पुस्तक का नाम ज्योग्राफिया। ये भी क्वेश्चन बनते हैं और सीधे सीधे कई बार क्वेश्चन इसमें से भी पूछे जाते हैं, किसने किस पुस्तक। हालांकि इनको थॉट में अपन बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, दोनों को ही, चाहे एरेटोस्थनीज हो चाहे हेकेटियस हो। जब भी अपन भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ेंगे तो इनको डिटेल से पढ़ेंगे, इनकी सारी किताबें भी देखेंगे, लेकिन यहां सिर्फ अपने को बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करनी है। ठीक है, तो अर्थ क्या है? पृथ्वी का अध्ययन करना। कौन से शब्द से आया है, या कौन सी भाषा से आया है? तो ज्योग्राफी है वो ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा का शब्द ज्योग्राफिया से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है? जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ क्या होता है? अध्ययन करना। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। तो ज्योग्राफी का अर्थ क्या हो जाएगा? पृथ्वी का अध्ययन करना ही, या पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है, भूगोल कहलाता है। ज्योग्राफी के संदर्भ में कई भूगोलवेताओं ने परिभाषाएं भी दी है, लेकिन परिभाषाओं से क्वेश्चन यहां बनता नहीं है कोई। उसके बाद में अपन बात करें आगे कि जो भूगोल है उसको कितने भागों में, जो भूगोल है उसको कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो जो भूगोल है उसको मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। जो भूगोल है उसको मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी प्राकृतिक भूगोल और ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल। पहली कौन सी है? भौतिक भूगोल या प्राकृतिक भूगोल भी बोल देंगे। भौतिक भूगोल या फिजिकल ज्योग्राफी। दूसरा क्या है? दूसरा है मानव भूगोल। दूसरा क्या है? मानव भूगोल या ह्यूमन ज्योग्राफी। भूगोल को मुख्य रूप से दो शाखाओं में विभाजित किया गया था, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत मानव भूगोल के बारे में, और उसके बाद में अपने को फिजिकल के ऊपर आना ही आना है। तो जो मानव भूगोल है उसका पिता किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का पिता कहा जाता है रेट जेल को। रेट जेल को कहा जाता है। रेट जेल की एक पुस्तक थी एंथ्रोपोज्योग्राफी, जिसको हिंदी में मानव भूगोल ही कहा जाता है। इनकी पुस्तक क्या थी? एंथ्रोपोज्योग्राफी, जिसको हिंदी में क्या कहा जाएगा? मानव भूगोल ही कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मानव भूगोल ही कहा जाएगा। ठीक है, तो जो मानव भूगोल है इसका पिता कौन है? इसका पिता रेटजेल है, जो एक जर्मन विद्वान थे। कौन थे? जो रेटजेल थे वो कौन थे? एक जर्मन विद्वान थे। और रेटजेल के बाद में जर्मनी में मानव भूगोल का विकास करने वाले कौन थे? रिटर महोदय थे। रिटर महोदय थे। यहां कई बार ब्लांस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेकिन जो ब्लांस महोदय हैं वो फ्रांस में मानव भूगोल के पिता कहलाते हैं। जो ब्लांस हैं, जो ब्लांस हैं वो फ्रांस की मानव भूगोल के पिता हैं। फ्रांस की मानव भूगोल के क्या है? पिता है। क्योंकि फ्रांस में मानव भूगोल का विकास करने वाले कौन थे? ब्लांस थे। इनको भी अपन थॉट में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, चाहे रेटजेल हो, रिटर हो, ब्लांस हो, सबको पढ़ेंगे। तो यहां अपन को यही देखना है कि जो भूगोल है उसको मुख्य रूप से
दो शाखाओं में विभाजित किया जाता है। पहला है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। मानव भूगोल का जो पिता है वो रेडजेल को कहा जाता है। रेडजेल की जो पुस्तक थी वो थी एंथ्रोपोजियोग्राफी। कई बार बहुत सीधा सा क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है। एंथ्रोपोजियोग्राफी को हिंदी में अपन क्या बोलेंगे, मानव भूगोल ही बोलेंगे। दोनों ऑप्शन दिए हुए आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जर्मनी में भूगोल का विकास करने वाले रीटर थे। खैर यहां ध्यान नहीं रखोगे तो भी कोई बात नहीं है, यहां तो अपने को बहुत बेसिक बेसिक चीजें ध्यान रखनी है, बहुत ऊपर ऊपर की चीजें ध्यान रखनी है। जो मानव भूगोल होता है उसमें मानवीय तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, यह चीज अपने को जाननी जरूरी है। जो मानव भूगोल है, जो मानव भूगोल है, मानव भूगोल है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, मानवीय तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। मानवीय तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, मानवीय तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। जैसे जैसे इसमें अध्ययन किया जाएगा जनसंख्या का, उसका वितरण कैसा है, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, लिंगानुपात क्या है, ये सारी सब चीजों का अध्ययन किसमें किया जाएगा, मानव भूगोल में किया जाएगा। जैसे प्रजातियां क्या है, प्रजातियां क्या है, जनजातियां क्या है, उनका जीवन कैसा है, उनकी संस्कृति कैसी है, उनका रहन सहन क्या है, इन सब का अध्ययन किया जाएगा। जनसंख्या से संबंधित जो भी सिद्धांत होंगे उनका अध्ययन किया जाता है, उनका अध्ययन किया जाता है। जो प्रवास है, माइग्रेशन है, उसका भी अध्ययन किया जाएगा। इन सब चीजों का अध्ययन किसमें किया जाएगा, मानव भूगोल में किया जाएगा। और मानव भूगोल आपको एक सेपरेट अपनी बुक है, उसमें अपन इन सब की डिटेल से चर्चा करेंगे कि ये क्या क्या होती है। सबसे पहले अपने को मानव भूगोल भूगोल की एक शाखा के रूप में ही यहां याद रखना है, जिसका पिता रेडजेल है और उनकी पुस्तक का नाम एंथ्रोपोजियोग्राफी या मानव भूगोल है, ठीक है। अब आते हैं अपन भौतिक भूगोल के ऊपर। किस पे आते हैं, भौतिक भूगोल के। अब भौतिक भूगोल में किन चीजों का अध्ययन किया जाता है, भौतिक भूगोल में प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। इसमें मानवीय तत्वों का अध्ययन किया जा रहा है, तो इसमें किसका अध्ययन किया जाएगा, प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाएगा। प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाएगा। भौतिक भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले कौन थे, यह आपको ध्यान रखना है, ल्यूमेन थे। कौन थे, ल्यूमेन थे, ल्यूमेन थे। और 1858 में सबसे पहले ल्यूमेन महोदय ने भौतिक भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। कई बार यूजीसी नेट में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ल्यूमेन के बाद में कौन थे, ल्यूमेन के बाद में थे पावेल, उसके बाद में थे मैकेंजी। पावेल ने 1880 में और मैकेंजी ने 1891 में भौतिक भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। ये वही पावेल है, जब अपन नदी आधार तल को पढ़ेंगे, जो नदी आधार तल की जो संकल्पना दी गई थी वो पावेल महोदय के द्वारा ही दी गई थी, जिसको अपन जियोमॉर्फोलॉजी में जो कल से अपन शुरू करेंगे उसमें पढ़ेंगे। तो आपको यही ध्यान रखना है कि जो भौतिक भूगोल है इसमें प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, या जो पृथ्वी के नेचुरल सोर्स हैं या नेचुरल फैक्ट हैं उनका अपने को अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले ल्यूमेन, पावेल और मैकेंजी। यहां से कई बार क्रम का क्वेश्चन बनता है, क्रम का क्वेश्चन बनता है। ईयर फिर भी नहीं पूछा जाता है, आपको ईयर पूछा नहीं जाएगा, लेकिन यहां क्रम का क्वेश्चन बनेगा। तो क्रम क्या रहेगा, ल्यूमेन, पावेल और मैकेंजी रहेंगे। अब देखो
पहले कौन थे? ल्यूमेन, दूसरे कौन थे? पावेल, और तीसरे कौन थे? मैकेंजी। 1880, 1891, 1858, ये तीनों ही कौन थे? भौतिक भूगोल शब्द का प्रयोग करने वाले थे। शब्द का प्रयोग करने वाले थे। लेकिन भौतिक भूगोल का जो वास्तविक विकास है वो किसने किया था? भाई इन्होंने क्या किया था? भौतिक भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले ल्यूमेन ने कर दिया, फिर पावेल महोदय ने कर दिया, फिर मैकेंजी महोदय ने कर दिया। लेकिन ये जो भौतिक भूगोल है इसका वास्तविक विकास करने वाले कौन थे? इसका वास्तविक विकास करने वाले थे डेविस। वास्तविक विकास करने वाले कौन थे? डेविस महोदय थे। और डेविस ने एक सिद्धांत दिया था, भौगोलिक चक्र का सिद्धांत। डेविस ने एक सिद्धांत दिया था, भौगोलिक चक्र का सिद्धांत। भौगोलिक चक्र का सिद्धांत। इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे जब जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। यहां मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि डेविस महोदय ने अपने भौगोलिक चक्र सिद्धांत में क्या कहा कि पृथ्वी के अंतर्जात बलों द्वारा उत्थान होता है। पृथ्वी के अंतर्जात बलों द्वारा किसी स्थलाकृति का उत्थान होता है और उसके बाद में बाहरी शक्तियों द्वारा अपरदन और निक्षेप करके इसको वापस समतल कर दिया जाता है। फिर उत्थान होता है, फिर बाहरी शक्तियों के द्वारा उसको समतल बना दिया जाता है। तो यही प्रोसेसिंग लगातार चलती रहती है। इसी को ही डेविस ने क्या कहा था? भौगोलिक चक्र का सिद्धांत कहा था। डेविस के बाद में पेंक ने भी दी थी, जो डेविस के ही थ्योरी में कुछ संशोधन किए थे। इनकी बात अपन जियोमॉर्फोलॉजी में जब भौगोलिक चक्र पढ़ेंगे उसमें अपन बात करेंगे। तो यहां यही ध्यान रखना है कि जो फिजिकल जियोग्राफी है उसका वास्तविक विकास करने वाले कौन थे? डेविस महोदय थे। और डेविस महोदय ने एक सिद्धांत दिया था, भौगोलिक चक्र का सिद्धांत, जो जेम्स हटन के एक रूपतावाद के सिद्धांत का ही विस्तार था। जो किसका विस्तार था? जो भौगोलिक एक रूपतावाद, या एक रूपतावाद भी लिख सकते हो सीधा, जो एक रूपतावाद सिद्धांत का विस्तार था। किसका विस्तार था? यह भी पूछा जा सकता है कि जो भौगोलिक चक्र का सिद्धांत है वो किसका विस्तार था? वो विस्तार था एक रूपतावाद का सिद्धांत। और ये तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एक रूपतावाद का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? जो दिया गया था जेम्स हटन के द्वारा। कुछ समय पहले तो यूजीसी नेट में बिल्कुल एक ट्रेंड था कि ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, चाहे आपकी आरबीसी फर्स्ट ग्रेड हो चाहे यूजीसी नेट हो, ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा कि भौगोलिक एक रूपतावाद का सिद्धांत किसने दिया था? जेम्स हटन ने दिया था। तो यहां तक क्लियर है कि जो भूगोल है उसको कितनी शाखाओं में विभाजित किया जाता है? 2 शाखाओं में विभाजित किया जाता है, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी का जो पिता है कौन है? रेडजेल महोदय हैं। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। पुस्तक का नाम क्या था? एंथ्रोपोज्योग्राफी था या मानव भूगोल था। फ्रांस में मानव भूगोल का विकास करने वाले कौन थे? फ्रांस में मानव भूगोल का विकास करने वाले ब्लांस महोदय थे। उसके बाद में जो मानव भूगोल है उसमें किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है? उसमें अध्ययन किया जाता है जनसंख्या का, उसका वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, जनसंख्या से संबंधित सिद्धांत जैसे संक्रमण सिद्धांत वगैरह अपन पढ़ेंगे। जनसंख्या की अवस्थाएं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। प्रवास क्या है, प्रजातियां क्या है,
जनजातियां क्या हैं, इन सब का अध्ययन अपन किस में करेंगे, मानव भूगोल में करेंगे। भौतिक भूगोल की बात की जाए तो भौतिक भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले कौन थे, ल्यूमेन थे, उसके बाद में पावेल थे और उसके बाद में मैकेंजी थे। लेकिन भौतिक भूगोल का वास्तविक विकास करने वाले कौन थे, भौतिक भूगोल का वास्तविक विकास करने वाले थे डेविस। डेविस ने एक सिद्धांत दिया था, भौगोलिक चक्र का सिद्धांत, और जो भौगोलिक चक्र का सिद्धांत है वो एक रूपतावाद का सिद्धांत जो जेम्स हटन के द्वारा दिया गया था उसका ही विस्तारित रूप था। अब अपने को जो बात करनी है वो मानव भूगोल से तो सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन भौतिक भूगोल के ऊपर चलनी है। और अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे भौतिक भूगोल के शाखाओं की बात करेंगे, अपन भौतिक भूगोल की शाखाओं की बात करेंगे। भौतिक भूगोल की शाखाएं, देखो थोड़ा सा मैं शुरू से ही लिख देता हूं ताकि पीछे की चीजें ध्यान रहे। भूगोल, भूगोल को कितने भागों में बांटा, भौतिक भूगोल, और दूसरा क्या था, ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। मानव भूगोल को तो अपन सेपरेट बाद में चर्चा करेंगे ही। अब जो भौतिक भूगोल है इसको भी अपन कई भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। देखो भौतिक भूगोल वैसे बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग भौतिक भूगोल के 4 भागों में अपन विभाजित करके इसका अध्ययन करेंगे। और ये 4 भाग कौन से होंगे, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी और इन्वायरमेंट। इसमें 3 आपको जो फर्स्ट ग्रेड में पढ़ने पड़ेंगे, और जो इन्वायरमेंट है वो यूजीसी नेट और ज्योग्राफी ऑप्शनल और कॉलेज लेक्चरर वाले बैच में भी पढ़ना पड़ेगा। तो जो भौतिक भूगोल है उसको अपन मुख्य रूप से यहां 4 भागों में विभाजित करेंगे। उसके बाद में तो इसकी बहुत सारी शाखाएं आ जाती हैं, और 4 शाखाओं में सबसे पहले कौन सी शाखा है, भू आकृति भूगोल। भू आकृति भूगोल। दूसरी क्या है, जलवायु भूगोल। थर्ड क्या है, सागरीय भूगोल। और फोर्थ क्या है, पर्यावरण भूगोल, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। ये क्या है, ये है भौतिक भूगोल। ये क्या है, ये है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में 4 चीजों का अपन अध्ययन करेंगे। पहली, भू आकृति विज्ञान। देखो इसके शब्द से ही पता चल रहा है, भू आकृति भूगोल मतलब भू आकृति भूगोल में पृथ्वी से संबंधित किसका अध्ययन करेंगे, आकृतियों का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे, किसका अध्ययन करेंगे, पृथ्वी की आकृतियों का अध्ययन करेंगे। जो भी टोपोग्राफी होगी उनका अध्ययन करेंगे। नंबर 2 क्या है, नंबर 2 है जलवायु भूगोल। जलवायु भूगोल, जलवायु भूगोल में जलवायु की बात करेंगे। जैसे जलवायु क्या है, जलवायु से के संबंधित घटक कौन से हैं, बादल क्या है, वर्षा क्या है, तापमान क्या है, आर्द्रता क्या है, वाताग्र क्या है, चक्रवात प्रति चक्रवात क्या है, तड़ित झंझा क्या है। इन सब की जो चर्चा करेंगे वो किस में करेंगे, जलवायु भूगोल में करेंगे। थर्ड क्या है, जलवायु भूगोल में जैसे जलवायु की चर्चा कर लेंगे। जलवायु क्या है, जलवायु के घटक जैसे तापमान,
तापमान, आर्द्रता, जलवायु वर्गीकरण, पवन तंत्र। लेकिन पवन तंत्र से पहले अपन एयर प्रेशर, वायु दाब, और वायु दाब की वजह से ही पवन तंत्र बनेगा। पूरा वैश्विक पवन तंत्र पढ़ेंगे, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन पढ़ेंगे, वातागर पढ़ेंगे, तड़ित झंझा पढ़ेंगे। ये सारी की सारी चीजें किस में पढ़ेंगे? क्लाइमेटोलॉजी या जलवायु भूगोल में पढ़ेंगे। थर्ड क्या है? थर्ड है सागरीय भूगोल। सागरीय भूगोल, इसमें अपन किसका अध्ययन करेंगे? सागरों की तली का अध्ययन करेंगे, या मुख्य रूप से सागरों का अध्ययन करेंगे, जिसमें तली का अध्ययन करेंगे, सागरों की लवणता का अध्ययन करेंगे, ओशियन डेंसिटी की बात करेंगे, ओशियन टेम्परेचर की बात करेंगे, टाइड की बात करेंगे, ओशियन करंट की बात करेंगे, सागरीय धाराओं की बात करेंगे, और सागरीय संसाधनों की भी बात करेंगे। सागरीय किसकी बात करेंगे? संसाधनों की भी बात करेंगे। चौथा कौन सा है? चौथा है पर्यावरण। नंबर 4 क्या है? पर्यावरण। इसमें अपन पर्यावरण का अध्ययन करेंगे, जो किससे कनेक्ट करके करेंगे? पृथ्वी के धरातल से। जैव विविधता क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी। प्रदूषण, चाहे वो मृदा प्रदूषण हो, पवन हो, जल हो, वायु हो, खाद्य जाल, इन सब की चर्चा किसमें करेंगे? पर्यावरण भूगोल में करेंगे। ठीक है, तो ये चारों मिलकर के क्या बन जाता है? ये चारों मिलकर के फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल कहलाते हैं। इसमें जो 3 पोर्शन है, ये तीनों, ये अपन कहां पढ़ेंगे? फर्स्ट ग्रेड में। और जब कॉलेज लेक्चरर या यूजीसी नेट पढ़ेंगे तो अपन चारों पढ़ेंगे। ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले बैच में भी अपन चारों पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक स्थिति क्लियर है कि अर्थ क्या है, उसके बाद में शब्द कहां से आया था, किसने दिया था, उसके बाद में विभाजन क्या है, उसके बाद में सब डिवीजन जो भौतिक भूगोल का किया है वो क्या है। अब अपन जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे? जियोमॉर्फोलॉजी की करेंगे, कि जियोमॉर्फोलॉजी में क्या होता है। तो अब नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे वो करेंगे, इसका जो पहला पार्ट था भू आकृति भूगोल की। भू आकृति भूगोल की। जियोमॉर्फोलॉजी की बात करेंगे। देखो, इसके वर्ड से ही पता चल रहा है कि इसमें पृथ्वी की स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है। फिर भी अगर इसका मीनिंग देखें, अगर इसका मीनिंग देखें, जियो प्लस मार्फी प्लस लोगोस, दो चीजें वही आ रही है। जियो का मतलब क्या हो जाएगा? जियो का मतलब हो जाएगा अर्थ या पृथ्वी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? मार्फी का मतलब क्या हो जाएगा? स्थलाकृतियां। और इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अध्ययन या वही वर्णन करना। वर्णन करना। तो डेफिनेशन निकल करके आ जाएगी कि पृथ्वी की स्थलाकृतियों का अध्ययन करना ही भू आकृति विज्ञान कहलाता है। पृथ्वी की स्थलाकृतियों का अध्ययन करना ही भू आकृति विज्ञान कहलाता है। अब पृथ्वी के ऊपर स्थलाकृतियों की बात की जाए तो पृथ्वी के ऊपर मुख्य रूप से 3 प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं।
यहां से कई बार क्वेश्चन बनता है पृथ्वी की स्थलाकृतियों से या पृथ्वी के उच्चावचों से। ठीक है, तो अब अपन बात करेंगे कि भू आकृति भूगोल क्या है। पृथ्वी की स्थलाकृतियों का जो अध्ययन है वो भू आकृति भूगोल में किया जाता है। पृथ्वी के ऊपर मुख्य रूप से 3 प्रकार के उच्चावच या 3 प्रकार की स्थलाकृतियां आपको देखने को मिलती हैं। बात करते हैं अपन कि पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के धरातल पर 3 प्रकार के उच्चावच देखने को मिलते हैं और इनको सीक्वेंस से इनका नाम है। जैसे पहला कौन सा है, प्राथमिक उच्चावच। पहला कौन सा है, प्राथमिक उच्चावच। दूसरा कौन सा है, द्वितीयक उच्चावच। और तीसरा कौन सा है, तृतीयक उच्चावच। तो सबसे पहले अपन प्राथमिक उच्चावच की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन प्राथमिक उच्चावच की बात कर लेते हैं। देखो, प्राथमिक उच्चावच नाम से ही पता चल रहा है कि वे स्थलाकृतियां या वे उच्चावच जिनका निर्माण सबसे पहले हुआ है, जिनका निर्माण सबसे पहले हुआ है। देखो, इसको देखते हैं अपन। प्राथमिक उच्चावचों का निर्माण, पृथ्वी पर सबसे पहले हुआ है, सबसे पहले हुआ है और इसी कारण इनको पहले हुआ है और इसी कारण इनको प्राथमिक उच्चावच कहा जाता है। और सबसे पहले पृथ्वी के ऊपर 2 ही उच्चावच बने थे, एक तो महाद्वीप कॉन्टिनेंट और एक महासागर ओशियन। कौन से बने थे? नंबर 1 महाद्वीप और नंबर 2 महासागर। कौन से बने थे? महासागर। अब यहां ध्यान यह रख लेना है कि महाद्वीप और महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच कहलाएंगे। 2 चीजों का निर्माण हो गया, महाद्वीपों का और महासागरों का निर्माण हो गया। अब देखो, महाद्वीप और जो महासागर हैं, इनका जो निर्माण होता है यह पृथ्वी के अंतर्जात बलों द्वारा होता है। देखो, अगर इनके निर्माण की बात की जाए, अगर इनके निर्माण की बात की जाए तो ये अंतर्जात बलों द्वारा होते हैं। इनका निर्माण अंतर्जात बलों द्वारा होता है। यह भी अपन पढ़ेंगे कि पृथ्वी के ऊपर 2 प्रकार के बल काम करते हैं, एक अंतर्जात बल और दूसरे बहिर्जात बल। जो अंतर्जात बल होते हैं वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से काम करते हैं, जैसे भूकंप आना, पर्वतों का निर्माण होना, ज्वालामुखी विस्फोट होना, वलन पड़ना। ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं? पृथ्वी के अंतर्जात बलों के कारण होते हैं। दूसरे कौन से होते हैं? जो पृथ्वी के धरातल के ऊपर काम करते हैं, बहिर्जात बल कहलाते हैं, जैसे अपक्षय, अप्रदन और निक्षेप। ये क्या होते हैं, इनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो यहां अपने को ध्यान यही रखना है कि जो पृथ्वी के ऊपर 3 प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक उच्चावचों का निर्माण सबसे पहले हुआ है, इस वजह से ही इनको प्राथमिक उच्चावच कहा जाता है। इनमें इनके एग्जाम्पल कौन से होंगे? महाद्वीप और महासागर होंगे, जिनका निर्माण अंतर्जात बलों के द्वारा हुआ है। ठीक है।
नेक्स्ट अपन बात किसकी करेंगे, द्वितीयक उच्चावच की। अब यहां ध्यान ये रखना है कि द्वितीयक उच्चावच का निर्माण बाद में हुआ है, प्राथमिक उच्चावचों के ऊपर हुआ है, और इनका निर्माण भी अंतर्जात बलों के द्वारा हुआ है। देखो दूसरे कौन से हैं, द्वितीयक उच्चावच। इनकी बात की जाए तो प्राथमिक उच्चावचों के बाद में इनका निर्माण हुआ है, प्राथमिक उच्चावचों के बाद में इनका निर्माण हुआ है, इनका निर्माण हुआ है। ये प्राथमिक उच्चावचों के ऊपर ही होते हैं, प्राथमिक उच्चावचों के ऊपर स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। जैसे इनके एग्जाम्पल क्या हैं, पर्वत, पठार और मैदान। इनका निर्माण भी किससे होता है, अंतर्जात बलों द्वारा होता है। इनका निर्माण भी किससे होता है, अंतर्जात बलों द्वारा होता है। क्लियर है। पर्वत, पठार, मैदान का जो निर्धारण किससे किया जाता है, ऊंचाई के आधार पर किया जाता है। आगे बात तो करेंगे जब अपन भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, लेकिन यहां छोटा सा आप ध्यान रख लेना कि पर्वत, पठार और जो मैदान होते हैं उनका निर्धारण ऊंचाई के आधार पर किया जाता है। कह रही है कोई ऑथेंटिक विभाजन नहीं है, लेकिन फिर भी अनुमान लगा लिया जाता है कि ये पर्वत हैं, ये पठार है, ये पहाड़ियां हैं, ये मैदान है। अब देखो कि द्वितीयक श्रेणी के उच्चावचों का निर्माण प्राथमिक श्रेणी के उच्चावचों के बाद में हुआ है, वह उनके ऊपर हुआ है। जैसे महाद्वीपों के ऊपर, महासागरों के ऊपर आपको पर्वत मिलेंगे, कहीं पठार मिलेंगे, कहीं मैदान मिलेंगे। तो प्राथमिक जो उच्चावच है उनके ऊपर इनका निर्माण हुआ है द्वितीयक उच्चावचों का। एग्जाम्पल क्या है, पर्वत, पठार और मैदान, और इनका निर्माण भी अंतर्जात बलों के द्वारा ही हुआ है। लास्ट अपन बात करें तृतीयक उच्चावचों की। लास्ट अपन बात करें तृतीयक उच्चावचों की। निर्माण सबसे बाद में हुआ है। निर्माण कब हुआ है, इनका सबसे बाद में हुआ है। लेकिन यहां ध्यान रखने वाली बात है कि इनका निर्माण बहिर्जात शक्तियों के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है, बहिर्जात शक्तियों के द्वारा हुआ है। बहिर्जात शक्तियां कौन सी होती हैं, बहिर्जात शक्तियां होती हैं अन्नाच्छादन, जिसमें किसको शामिल किया जाता है, अपक्षय, अप्रदन और निक्षेप। इन तीनों की सम्मिलित क्रिया को क्या कहा जाता है, डेन्यूडेशन या अनाच्छादन कहा जाता है। तो तृतीयक उच्चावचों में निर्माण सबसे बाद में हुआ है। इनका निर्माण बहिर्जात शक्तियों से हुआ है, और बहिर्जात शक्तियों के द्वारा जो भी स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है उनको तृतीयक श्रेणी के उच्चावचों में शामिल किया जाता है। चाहे अप्रदन से बनी स्थलाकृतियां होगी, चाहे निक्षेप से बनी स्थलाकृतियां होगी। तो इसको अपन ये भी बोल सकते हैं कि तृतीय श्रेणी के उच्चावचों का निर्माण अप्रदन और निक्षेपण की क्रियाओं के फलस्वरूप होता है। ये बोल सकते हैं अपन कि तृतीयक श्रेणी के उच्चावचों का निर्माण
तृतीयक श्रेणी के उच्चावचों का निर्माण अप्रदन व निक्षेप के कारण बनी स्थलाकृतियों से होता है। स्थलाकृतियों से होता है। और ये स्थलाकृतियां कौन सी होती हैं, जिसको भी अपन पढ़ेंगे? पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, सागरीय तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, हिमानी और परिहिमानी स्थलाकृतियां, और कास्ट स्थलाकृतियां। इन सारी चीजों से किसका निर्माण होता है? इनके अप्रदन और निक्षेपण से कई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिनको भी अपन डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, डेल्टा, एस्चुरी, अरेत, ड्रमलिन, ये सारे नाम आपके सुने होंगे। इन सब का भी अपन अध्ययन करेंगे। लेकिन ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? तृतीयक श्रेणी के उच्चावच कहलाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आज वाली बेसिक चीजें थी, कोई ज्यादा ऐसे समझने वाले कॉन्सेप्ट नहीं थे, फैक्ट थे। और जो यहां से जो क्वेश्चन आएगा वो भी फैक्ट का ही आएगा। ठीक है, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे ये आपको हर चैप्टर के बाद में करवाया जाएगा। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, जिसका लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा। जिसको भी यूजीसी नेट ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड और ज्योग्राफी ऑप्शनल के अपने बैच चल रहे हैं, जिसको भी बैच ज्वाइन करना है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 8094610611। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, जहां आपको पीडीएफ और क्वेश्चन मिलेंगे। जो कल अपन बात करेंगे, जो कल अपना टॉपिक रहेगा, वो रहेगा पृथ्वी की उत्पत्ति और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों का। आज अपन भूगोल के बारे में थोड़ी सी बेसिक चीजें हैं, जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं, जहां जहां थोड़ा सा क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, वहां मैंने बताया। जैसे एक तो एरेटोस्थेनीज और हेकेटियस वाले में ध्यान रखना, और एक जो ह्यूमन ज्योग्राफी के फादर वाला है वो आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि रेड जेल को ही माना जाता है। कुछ किताबों में आपको अलग अलग मिल जाएंगे ये चीज। ठीक है, बाकी जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है, जियोमॉर्फोलॉजी अपन स्टार्ट कर ही रहे हैं। और जो उच्चावच होते हैं, यहां से भी कई बार क्वेश्चन बनता है, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते वो अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों।